अधिकांश जो लोग हैं ना, इसमें एक्चुअल में समझ नहीं पाते। और इन सब का सबसे ज़्यादा प्रभाव मैं देखता हूँ ना, ये जो शादी वगैरह का वैवाहिक जो रिश्ता होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होता है। रेगुलर मतलब कि सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं, नियमित है मतलब सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको सरकारी मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और ये जो वीडियो है ना, वास्तव में देखा जाए ना तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप फैमिली पर्सन है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप मान के चलिए कहें कि 18-20 साल के बच्चे का बाप हैं तो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं तब तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो ये वीडियो जो है 2 दिन पहले आने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ कार्यवश जो है ये लेट हो गई। अब चलिए यहाँ पर मेन बात पर चर्चा करते हैं। अधिकांश जो लोग हैं ना, इसमें एक्चुअल में समझ नहीं पाते। और इन सब का सबसे ज़्यादा प्रभाव मैं देखता हूँ ना, ये जो शादी वगैरह का वैवाहिक जो रिश्ता होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन होता है। रेगुलर मतलब कि सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं, नियमित है मतलब सरकारी कर्मचारी मान लेते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं उसको सरकारी मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमने बहुत सारा एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। कोई आदमी बोल रहा है मेरा पेमेंट 15,000 है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, है ना, उसके बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि सामने वाले को बहुत सारे उसके मन में धारणाएं हैं कि सरकारी कर्मचारी क्या होता है। उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है। वो लोग सरकारी कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, ये सबको एक समान समझते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसा समझते हैं, और मैंने ऐसे ना मैं 10 एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जो लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं और उनको सरकारी कर्मचारी समझ के लोग अपनी लड़की तक देखते हैं, ठीक है ना। खैर, इसमें ये वाली बात नहीं है, सभी कर्मचारी समान हैं। सबको भाई, किसी को थोड़ा पेमेंट मिलता है तो किसी को ज़्यादा पेमेंट मिलता है। जिसका ज़्यादा पेमेंट मिलता है उसको ज़्यादा खर्चा है, कम पेमेंट मिलता है उसका कम खर्चा है। तो ये धारणा नहीं रखते हैं कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको एक्चुअल में जानकारी हो सके कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या है और संविदा एम्प्लॉय क्या है और आकस्मिकता निधि एम्प्लॉय क्या है। वैसे मैं कहूँ, जो ये सरकारें हैं ना, जनता का शोषण करने के लिए जो दैनिक वेतनभोगी है या फिर मतलब नियमित संविदा है, उनको लेकर आती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीचे से शुरू करते हैं, कलेक्टर दर या आकस्मिकता निधि कर्मचारी क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां आप जाके देख सकते हैं। मैं संक्षिप्त में यहां से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो कर्मचारी होते हैं ना, ये नियमित होते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए ना, ये नियमित होते हैं और सरकार का काम करते हैं, इसलिए लोग इसको सरकारी कर्मचारी समझते हैं। और देखा जाए, चूंकि सरकार का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये नियमित भी हैं, इसलिए लोग इनको ना सरकारी कर्मचारी ही मानते हैं। अब देखा जाए तो सरकारी जो शब्द है ना, उसी में दिक्कत है। लोग इस शब्द के बहुत सारे मायने समझ लेते हैं। सरकारी मतलब कि ऐसा कर्मचारी जिसको कहना जी सरकार से पेमेंट मिलता है, उसको जीपीएफ कटता है, वो सरकार का सेवक है, ठीक है। लेकिन ये जो कर्मचारी, जो कलेक्टर दर, ये सरकार इसको नियुक्त नहीं करती है, ठीक है ना। बेसिक फर्क देखिए ना, सरकार के कोई भी निगम, मंडल या फिर उसके अंदर कोई भी जो विभाग है, उसका प्रमुख है, वो उसकी नियुक्ति करता है। ये फर्क है इसमें। जैसे कि अभी कलेक्टर दर पर चपरासी का नियुक्ति हो रहा है या भृत्य का नियुक्ति हो रहा है, ये पद नियमित है, ठीक है ना। ये पद क्या है? नियमित है। और इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? कलेक्टर कर रहा है या निगम मंडल कर रहा है। एक समय, हाँ, इसका और सबसे अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, शिक्षाकर्मी। उस समय शिक्षाकर्मी इस जॉब को जानबूझकर इस प्रकार से निकाला गया था कि लोगों को शोषण किया जा सके। न ये कलेक्टर दर कर्मचारी है, न ये संविदा कर्मचारी है, न ये सरकारी कर्मचारी है जिसको आप रेगुलर या नियमित जो भी मानते हो। ये तीनों में से नहीं है, ठीक है। तो ये जो शिक्षाकर्मी निकला था ना, ये अलग ही प्रकार का था, ये किसी नियम में शामिल नहीं था। तो कलेक्टर दर की बात करें ना, तो कलेक्टर दर कर्मचारी को नियुक्त कौन करता है? शासन के अंतर्गत कोई भी निगम या मंडल वो नियुक्त करता है। कलेक्टर दर क्या चीज होता है? तो भारतीय जो कहना चाहिए जो श्रमिक विभाग है ना, श्रम विभाग है, वो एक निश्चित निर्धारित न्यूनतम वेतन तय करता है
प्रतिदिन के हिसाब से, और उस प्रतिदिन के हिसाब से इन कलेक्टर दर जो कर्मचारी हैं उनको जो है वेतन मिलता है, जो कि अभी के डेट में जो है सामान्य एक श्रमिक है उनके लिए ये वेतन 254 से लेकर 351 रुपये तक है। ठीक है, और मिनिमम वेतन 8 से 8,500। अब इनको देखिए सुविधाएं क्या मिलती है। देखिए छत्तीसगढ़ सरकार का जो सिविल सर्विस अधिनियम 1965 है ना, जो मध्य प्रदेश सरकार का भी था और छत्तीसगढ़ सरकार जैसे ही बना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आगे, वैसे हर स्टेट इसी नियम को फॉलो करते हैं। उस नियम के तहत ये जो नौकरी ये अधिशासित नहीं होती है, उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन इन पर लागू नहीं होता है, इसलिए इनको सुविधाओं के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। इसको सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार से मेडिकल इलाज या फिर कहें कि गृह वगैरह की सुविधा नहीं मिलती है। छुट्टी की बात करें तो जो रविवार है ना, उस छुट्टी को छोड़ दी जाए तो बाकी छुट्टियां इनके लिए किसी भी प्रकार से एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन अब देखिए ना, इसमें भी प्रश्न है। अब आप लोग सोचेंगे वो तो भाई सहायक ग्रेड 3 है, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वहाँ का, और वो बहुत बड़ा सब लोग को देखता है। तो देखिए इसमें कई प्रकार के 4 प्रकार हैं, कुशल, सामान्य कुशल, दक्ष, इस प्रकार से 4 या 5 कैटेगरी है, उसके हिसाब से बनता है। ठीक है ना, तो यदि ये मत समझिएगा कि पानी वाला है या फिर भृत्य है या चपरासी है वही कलेक्टर दर में है, नहीं, कलेक्टर दर में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर तक जो है ना वो पोस्ट होते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये पद जो है ना नियमित है। ठीक है, अधिकांशता नियमित होती है, किसी केस में हो सकेगा तो बात अलग है, लेकिन अधिकांशता नियमित होती है। मैं ऐसे 10 जने को जानता हूं जो डेली वेजेस, हाँ इसको डेली वेजेस भी बोला जाता है, दैनिक वेतनभोगी भी बोला जाता है, कलेक्टर दर भी बोला जाता है, और आकस्मिकता निधि वेतन कर्मचारी भी इनको बोला जाता है, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और लोग इनको नहीं पहचान पाते जब तक आपको उनके बारे में डिटेल नहीं पता है। डिटेल कैसे पता चलेगा, तो डिटेल पता करने का और कोई विशेष माध्यम है नहीं। जब तक उनका आप पे स्लिप जो है नहीं देखेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा। और पेमेंट की बात करें तो इनका जो पेमेंट है 12 से 14,000 रुपये तक हो सकता है, जो सरकार अलग अलग जो है डीए बढ़ाती है तो भी इनका जो डीए है बढ़ता है। तो देखिए सरकारी कर्मचारी की तरह डीए भी बढ़ रहा है, नियमित भी हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहिए सरकारी सेवक नहीं है। सीधी भाषा में कहें, सामान्य भाषा में सरकार का काम करते हैं इसलिए सरकारी सेवक हैं, लेकिन ये सरकार से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं। ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये अपने जो नियोक्ता है, नियोक्ता कौन है, कलेक्टर हो सकता है, जैसे शिक्षाकर्मी लोग थे उनका कौन था, और हम ही शिक्षाकर्मी थे भाई, है ना। तो शिक्षाकर्मी लोग का नियोक्ता कौन था, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत को सीओ जो है इनका पावर होता था, और सरकार यही बहाना मान के उनको किसी प्रकार से सुविधाएं देने के लिए राजी नहीं होती थी। तो कलेक्टर दर जो कर्मचारी अपने मातहत कर्मचारी कौन है, कलेक्टर या निगम मंडल या जो भी हो सकता है ना, तहसीलदार का जो तहसील कार्यालय में है वो तो वहाँ का हेड हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, या फिर वो कोई जिला न्यायालय में है तो वहाँ का जो न्यायाधीश हो सकता है, इनके नीचे काम करते हैं। ठीक है, और पूर्णतः इनकी सेवा जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, संविदा कर्मचारी। अब देखिए संविदा क्या चीज होता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एम्प्लॉय बोलते हैं। और मैं सोचता हूँ ये सब जो है मैंने शुरू ही बताया, जनता का शोषण करने के लिए ये सब चीज़ लाया जाता है, जबकि ये सही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या होता है, तो देखो सरकार एक निश्चित समय अवधि के लिए ना, निश्चित समय जो 6 महीने हो सकता है, साल भर हो सकता है, 3 साल होता है, उनके बाद जो सेवा नवीनीकृत जो है किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित समय अवधि के लिए ये सेवा लाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए उसमें आपका जो सेवा का अवधि का लास्ट डेट ही लिखा रहता है, जैसे 1 अप्रैल 2024 को ये सेवा आपकी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी, उस डेट से आपकी सेवा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो अब प्रश्न आता है, संविदा का तात्पर्य है कॉन्ट्रैक्ट बेस एम्प्लॉय, एक निश्चित समय के लिए आप जो है सेवा में आते हैं। अब ये सरकारी कर्मचारी ने है कि नहीं है, तो देखो ऐसा है कि ये सरकार से मिलने वाली सुविधा के बारे में कहें ना, तो ये जो भृत्य है या सॉरी कहाँ से कलेक्टर दर है ना, उनसे बेटर पोजीशन में है। संविदा कर्मचारियों को उनको एकमुश्त वेतन मिलता है, इनको पर डे के हिसाब से मिलता है, लेकिन इनको एकमुश्त मिलता है। फिर इसमें जो है जो सिविल सर्विस अधिनियम जो 1965 है वो अधिशासित होता है इनके द्वारा, या उनसे जो है ये अधिशासित होते हैं, उनमें जो भी नियम कानून है वो सब इन पर लागू होता है। इनको जो है सरकार के द्वारा जो एक मुफ्त वेतन दिया जाता है, इसी में कमी है ना,
इसमें किसी भी प्रकार से टीए डीए वगैरह की व्यवस्था नहीं है, लेकिन सन 2018 में ऐसा कुछ एक नियम निकला था जिनके अनुसार से इनको यात्रा भत्ता का जो है पात्रता होता है। एक निश्चित समय के कार्य करने के बाद ऑटोमेटिक जो है इनकी सेवा जो है क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है, संविदा। अब बात करते हैं इनका वेतन का। तो देखिए कलेक्टर का जो कर्मचारी है ना, मैक्सिमम पेमेंट मेरे को अभी तक जो जानकारी पता है उनके हिसाब से ये 14 से 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन संविदा कर्मचारी का पेमेंट ना, उसका लिमिट नहीं है, उसका 1 लाख 2 लाख तक ही हो सकता है। जैसे कि क्या होता है ना, सरकार कोई भी जैसे कर्मचारी है जो काम कर रहा है बड़े पोस्ट में, जैसे कि मुख्य सचिव उदाहरण के लिए, अब उनको फिर से अपनी सेवा में लेना है ना, तो सेवा में लेने के लिए उनको संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति देती है, ठीक है। तो इस तरह से उनका पेमेंट जो है कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, मतलब पेमेंट जो है वेरी जो है करता है। अगला चीज़ है संविदा नौकरी के नुकसान क्या है। तो मैं कहूँगा कि संविदा नौकरी में आपको छुट्टियां तो मिलती हैं, लेकिन आपका जो बॉस कौन रहेगा, जो नियोक्ता रहेगा ना, आपको उसके अंतर्गत रहना पड़ता है। और किसी भी प्रकार से उनसे अगर आपकी अनबन हुई तो समझे आपकी नौकरी जो है, अगला जो आपको नवीनीकृत नहीं करेगा वो आपका पोस्ट वहीं से समाप्त हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से दावा नहीं कर सकते कि मेरे को जो है अगला जो है मेरा सेवा को विस्तार किया जाए अगले साल के लिए, इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात, छुट्टियों के लिए आपको जो है अपने बॉस से ही जो है वो आश्रित रहना पड़ेगा कर्मचारी, ठीक है। आप अच्छा जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन अच्छा जीवन बाल बच्चों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो पोस्ट वेतन है वो जो है बहुत ही, एक हिसाब से देखें आज के ये से तो पोस्ट हिसाब से कम होता है। मान लीजिए एक जो सहायक गिरफ्तारी है उसको जो 25 हज़ार के लगभग पेमेंट मिलता है, तो इसमें जो है 12 से 13 हज़ार के लगभग मिलता है। अगली बात, जो टीए डीए जो बढ़ता है सरकार के द्वारा वो इन पर अलाउ नहीं होता, इन पर लागू नहीं होता। इनको जो है मासिक एक मुश्त जो वेतन है वो ही मिलते हैं। अगला चीज़ है सुविधाओं की बात करें, इसमें जो है आपको किसी प्रकार से सरकार की तरफ से रहने के लिए घर वगैरह नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी बात है, ये सब जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना कि घर नहीं मिलेगा, कई लोग जुगाड़ करके जो है बना लेते हैं, किसी और के नाम में जो है घर अलाउ करा के अपना उसमें रहते हैं। तो यदि कोई संविदा कर्मचारी है उसको घर मिला हुआ है तो ये मान के चलो वो उसके नाम में अलाट नहीं होगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी को ये पात्रता नहीं है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, आप किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सेवक हैं ना, तो आपको कोई भी बीमारी आपको होती है तो सरकार आपको जो है मुफ्त में इलाज कराती है, या जो इलाज में आपका खर्च आता है ना उसको सरकार वहन करती है। लेकिन संविदा कर्मचारियों के में ये लागू नहीं होता है। अगला है, इनका सीपीएफ या जीपीएफ किसी प्रकार से नहीं कटता, लेकिन जो है अभी एनपीएस जारी हुआ है तो उसमें आप इच्छुक है, कोई चाहे तो अपना जो है जीपीएफ या सीपीएफ जो होते हैं वो जो है कटवा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार से ये डिडक्शन जो है नहीं होता है। अगली बात करें ट्रांसफ़र या फिर पदोन्नति की, तो इसकी किसी भी प्रकार से यहाँ पर सुविधा नहीं है। आप इस संविदा जॉब को छोड़कर अगले संविदा जॉब में जंप कर लीजिए तो आप उसका पेमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र अथवा पदोन्नति की जरा से भी कहीं पर संभावना नहीं है। आप जिस संस्था में कार्यरत हैं उसी में ही कार्यरत आप रहेंगे। तो चलिए, हमने बहुत बात कर लिया संविदा पर। अब आ जाते हैं शासकीय सेवक, जिसको सरकारी सेवक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसकी क्या पहचान है। तो देखो, पेमेंट भले ही कम रहे परंतु इनको जो है सरकार के द्वारा हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ठीक है, जो कहना चाहिए गृह भाड़ा भत्ता जिसको बोलते हैं, मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, इनका बीमा हुआ रहता है सरकार की तरफ से, और इनका जो है जीपीएफ या फिर सीपीएफ जो भी होगा जो कटता है वो चारों चीज़ इसमें लागू होता है। ये सेवक जो है सिविल सर्विस अधिनियम 1965 के तहत जो है शासित होते हैं और उनकी समस्त जो है सुविधाएं हैं इनको मिलती है। सुविधाओं में जैसे कि मैंने बताया गृह भाड़ा, तो गृह भाड़ा अगर आपको तब मिलेगा जब आपको सरकार की तरफ से कोई घर नहीं मिला है। यदि सरकार की तरफ से आपको किसी प्रकार से क्वार्टर या फिर घर जो है, देखते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े जो है सरकारी कॉलोनियाँ बनी रहती हैं, तो अगर इस प्रकार से कॉलोनी में आपको अगर घर मिल जाए तो आपको गृह भाड़ा नहीं मिलता। यदि आप किसी प्रकार से आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो सरकार उसका खर्चा वहन करती है। इसके लिए सरकार ने एक निश्चित जो है हॉस्पिटल्स को
चिन्हित कर दिया रहता है, वहाँ आप इलाज कराएंगे तो या तो आप कैश पेमेंट करेंगे, बाद में आपको जो है वो आपके अकाउंट में मिल जाता है। अगला चीज़ आपको जो है ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, पदोन्नति आदि की समस्त सुविधाएं जो है आपको मिलती है। इसके साथ ही यदि आप पदोन्नत होंगे तो आपको गेजेटेड ऑफिसर का भी दर्जा यहाँ पर मिलता है, अर्थात आप जो है सरकार के 100% यहाँ पर सेवक हैं कहना चाहिए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है 20 मिनट की होगी। मैंने जो मूल बात जो आपको समझाई आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्टर दर क्या होता है, संविदा क्या होता है और शासकीय सेवक क्या होता है। कलेक्टर दर जो पद होता है वो नियमित होता है, परंतु वो शासकीय सेवक नहीं होते, वो निगम या मंडल के कर्मचारी होते हैं। संविदा जो है सरकारी सेवक होते हैं, लेकिन वे सरकार के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है होते हैं। एक निश्चित अवधि पर ऑटोमेटिक उनका जो है सेवा जो है समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, सरकारी सेवक को मिलने वाली जो मेडिकल है या घर है या ट्रांसफ़र है या पदोन्नति है, इन सब की सुविधाएं जो है इनको नहीं मिलती संविदा को। शासकीय सेवक ऐसे सेवक हैं जिनको सरकार की तरफ से उपलब्ध जो है सभी सुविधाएं जो है मिलती हैं और वे जो है सरकारी कार्य को करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। इसके बावजूद अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, ठीक है ना, तो नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं हो सके तो उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।